Hello everyone, our today's class of class 9th, chapter 2nd, part 5th. And in this part, we will study about our other separating techniques of components of mixture. In which our first one is how can we separate a mixture of two miscible liquids. अब हम ये स्टडी करेंगे कि जो टू मिसिबल लिक्विड्स होते हैं हम उनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं. एज यू ऑलरेडी नो दैट कि हमने जो हमारे प्रीवियस टेक्निक्स थी उसके अंदर हमने कौन से मिक्सचर को सेपरेट किया था, इमिसिबल लिक्विड्स को, जिसके लिए हमने किसको यूज़ किया था, सेपरेटिंग फनल को. तो अब हम जब किसको सेपरेट करें, मिसिबल लिक्विड्स को, दैट मीन्स जो लिक्विड्स आपस में क्या हो सकते हैं, डिजोल्व हो सकते हैं. ओके, देन सच टाइप ऑफ मिक्सचर इज सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ द मेथड डिस्टिलेशन. And distillation is a method which is used for the separation of components of a mixture containing two miscible liquids. जो distillation method है वो कब यूज में होता है, जो टू miscible liquids हैं जो कि आपस में क्या है, completely dissolve है, उनको separate करने के लिए distillation method का यूज किया जाता है. Okay, now let us try to separate a mixture of acetone and water. जो acetone and water का जो mixture है वो कौन से टाइप का mixture है, मिसिबल लिक्विड्स का, क्योंकि जो एसीटोन एंड वाटर है वो आपस में क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं. नाउ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन एंड वाटर. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन इज 56 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस. देन देयर इज अ डिफरेंस इज मोर देन 25 केल्विन. तो जब बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन से ज़्यादा अगर डिफरेंस प्रेजेंट हो तब हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, डिस्टिलेशन. और अगर 25 केल्विन से कम अगर डिफरेंस प्रेजेंट हो बॉइलिंग पॉइंट में तब हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसको हम इस मेथड के बाद में स्टडी करेंगे. ओके, एंड नाउ वी स्टडी दिस मेथड विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी. एंड इन दिस एक्टिविटी हमें क्या लेना है, एक डिस्टिलेशन फ्लास्क. और इस डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर हम कौन सा मिक्सचर लेने वाले हैं, एसीटोन एंड वाटर का. एंड देन वी हीट दिस मिक्सचर. Then when we heat this mixture, then observe the distillation flask that what happen in it. Okay, then when we heat this mixture, then the vapors of acetone is first appear in this flask because the boiling point of acetone is less than the boiling point of water. और जब ये जो एसीटोन की वेपर्स है ये अपीयर होगी तब हम क्या करेंगे, जो भी एसीटोन की वेपर्स है इसको कंडेंसर की हेल्प से हम इसको वापस से लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे. और जो ये कंडेंसर है वो क्या है, अ वाटर कूल्ड ट्यूब, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, वाटर को पास करवाएंगे ताकि जो कौन सी प्रोसेस हो, कंडेंसेशन की प्रोसेस हो, जिसमें क्या होता है, जो वेपर फेज है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड फेज के अंदर. ओके, तो जब ये एसीटोन की वेपर्स को हम किस कंडेंसर की हेल्प से लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे तब हम उसको किस में ऑब्टेन कर लेंगे, एक अदर डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर. तो जब हम एसीटोन के जो लिक्विड है उसको अदर डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर ऑब्टेन करेंगे तब हम उस लिक्विड को एक अलग टर्म से डिनोट करेंगे एज ए डिस्टिलेट. अब जब ये जो एसीटोन की वेपर्स हैं उसको हमने लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर दिया तो हमें एसीटोन किस में मिल गया, एज ए सेपरेट लिक्विड में. तो अब जो डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर जो कंपोनेंट बचेगा वो कौन सा बचेगा, वाटर. देन इन दिस वे द मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर इज सेपरेटेड. नाउ देयर इज अ की पॉइंट्स ऑफ डिस्टिलेशन मेथड इन विच फर्स्ट इज मिक्सचर ऑफ लिक्विड इज बॉइल्ड इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क and then the vapors of low boiling point liquid are first formed and then the vapor is condensed by passing through a water cooled tube called condenser and collected as liquid which is known as distillate. Now there is an application of distillation method in which it is used for the separation of mixture of propane and ethanol, in which the boiling point of propane is 56.5 degrees Celsius and the boiling point of ethanol is 78 degrees Celsius. Then the vapor which is first formed are of
propanol because the boiling point of propanol is less than the boiling point of ethanol. Then second one is it is used for the separation of mixture of propanol and water, and it is used for the separation of a mixture of hexane and toluene. And the next method which is used to separate a mixture of two miscible liquids is fractional distillation method. And the difference between distillation and fractional distillation is that a mixture which we use for in the distillation method have the difference in boiling point more than 25 Kelvin, but a mixture which we used in fractional distillation method have the difference of boiling point less than 25 Kelvin. Okay, now we perform an activity to understand the method of fractional distillation. Okay, then in this method we take a distillation flask and a glass beads in this apparatus. Okay, and a thermometer and a condenser and other flask. Now take a mixture which have the difference of boiling point less than 25 Kelvin. For example, a mixture of benzene and toluene. Okay, then take a mixture of benzene and toluene in a distillation flask and then heat this mixture and observe that what happen in the distillation flask. तो जो हमने मिक्सचर लिया है बेंजीन एंड टॉल्विन, तो जो बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट है वो है 80 डिग्री सेल्सियस एंड जो टॉल्विन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 110 डिग्री सेल्सियस. तो जो यहाँ पे बेंजीन है हैव बॉइलिंग पॉइंट लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टॉल्विन. तो जो सबसे पहले वेपर्स क्रिएट होगी वो किसकी होगी? बेंजीन की. तो जब हम इसको हीट करेंगे तब जब टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तब जो बेंजीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट. तो जब ये बेंजीन वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे बेंजीन की वेपर्स बनेगी और ये क्या होगी? जो ये वेपर्स राइज होगी. तो जब ये वेपर्स बनेगी बेंजीन की तभी क्या होगा? टॉल्विन की भी वेपर्स बनेगी. क्यों? क्योंकि जो इनका टेम्परेचर है उनमें क्या ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो बेंजीन के वेपर्स है वो तो राइज होके इस जो ये अपैरेटस है इससे एग्जिट हो जाएगी, लेकिन जो टॉल्विन की जो वेपर्स है वो एग्जिट नहीं होगी. वो इन ग्लास बीड्स की वजह से क्या हो जाएगी? उनकी कंडेंसेशन हो जाएगा उनके बीच में और वो फिर से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी और किस में आ जाएगा? वापस डिस्टिलेशन फ्लास्क में. ओके, अब जो बेंजीन की वेपर्स बनी है वो क्या होगी? यहाँ से एग्जिट होगी और यहाँ से एग्जिट होने के बाद में वो इस अपैरेटस में आएगी. तो यहाँ पे क्या है? कंडेंसर प्रेजेंट है. ओके, तो इस कंडेंसर में क्या होगा? यहाँ से वाटर इन हो रहा है और यहाँ से वाटर आउट. तो इस कंडेंसर में क्या होगा? जो बेंजीन की वेपर्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड स्टेट में. देन वी ऑब्टेन बेंजीन इन लिक्विड स्टेट इन अदर डिस्टिलेशन फ्लास्क. ओके, देन जो ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है अब उसमें क्या रिमेन रह गया? तो इसमें क्या बच गया है? टॉल्विन, वो भी किस में? लिक्विड स्टेट में. देन इन दिस वे वी कैन सेपरेट a mixture of two miscible liquids which have the difference of boiling point less than 25 Kelvin. That's clear? Then this is the activity for the fractional distillation method. Now there is a key point for the fractional distillation method. In this method, the vapor from the boiling liquid mixture move up through a glass column packed with glass beads. इस मेथड में क्या होता है? वैसे तो हमने ये मेथड पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके समझ लिया है, लेकिन इस मेथड में क्या होता है कि जो वेपर्स हैं वो क्या होते हैं? जो बॉइलिंग जो लिक्विड मिक्सचर हमने लिया है डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर, तो ये जो लिक्विड है वो किस में? वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होके जो ये ग्लास कॉलम है वो जो किससे पैक्ड है? ग्लास बीड से. उससे क्या हो जाएगी? अब मूव अप हो जाएगी और एग्जिट हो जाएगी इस कंप्लीट अपैरेटस से. ओके, देन द वेपर ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड गेट कंडेंस्ड इन द कॉलम एंड रिटर्न बैक टू द डिस्टिलेशन फ्लास्क. अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन में उन दोनों में हाई है उनकी जो वेपर्स है वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड स्टेट में एंड रिटर्न बैक टू द डिस्टिलेशन फ्लास्क. The vapor of low boiling point move higher in the column, leave the column from the exit near the top. ये हमने
पहले भी डिस्कस किया था कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, उसकी जो वेपर्स क्रिएट होगी वो क्या हो जाएगी, राइज होगी, और राइज होके वो इस डिस्टिलेशन फ्लास्क से क्या हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगी, एंड दीज वेपर गेट कंडेंस्ड इन अ फ्लास्क, और ये बाद में जो ये वेपर्स है वो क्या हो जाएगी, कंडेंस्ड हो जाएगी कंडेंसर की हेल्प से, और हमें कहाँ पे हो जाएगी ऑब्टेन, एक अदर डिस्टिलेशन फ्लास्क में। ओके, नाउ देयर आर सम एप्लीकेशंस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, देन इट इज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ benzene and toluene, in which the boiling point of benzene is 80 degrees Celsius and the boiling point of toluene is 110 degrees Celsius. And the next one is to separate a mixture of propanol and methanol, in which the boiling point of propanol is 56.5 degrees Celsius and the boiling point of methanol is 65 degrees Celsius. Okay, तो जो ये सेकेंड मिक्सचर है इसके अंदर फर्स्ट जो वेपर्स मतलब हमें विजिबल होगी वो किसकी होगी, प्रोपेनॉल की। क्यों? क्योंकि जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, मेथनॉल के कंपैरिजन में कम है। एंड द नेक्स्ट वन इज कंपोनेंट्स ऑफ टू सेपरेट अ कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विड एयर। अब यहाँ पे जब हम एयर को क्या कर देंगे, लिक्विफाई करते हैं, तब जब एयर को लिक्विफाई करने के बाद में उस एयर के अंदर जो डिफरेंट गैसेस के जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उन कंपोनेंट्स को सेपरेट करने में भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज में आता है। एंड द लास्ट वन इज टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ क्रूड पेट्रोलियम। जो क्रूड पेट्रोलियम दैट मीन्स वो पेट्रोलियम जिसके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, तो जो पेट्रोलियम है उसके अंदर से इम्प्योरिटीज को सेपरेट करने में भी जो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड है वो यूज में आता है। एंड अवर नेक्स्ट सेपरेटिंग टेक्निक इज फॉर हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर। As you already know that air is a type of homogeneous mixture, and in our air many types of gases are present. For example, argon, nitrogen, oxygen, carbon dioxide and etc. Okay? अब हमें क्या करना है, जो भी ये सारी गैसेस हैं उन सभी को हम जो भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उन सभी को क्या करना है, सेपरेट करना है। ओके, नाउ वी स्टडी दैट हाउ कैन वी सेपरेट डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर। Then air can be separated into its components by liquefaction of air followed by fractional distillation method. अब जो एयर है हम उसको कंपोनेंट्स के अंदर सेपरेट कैसे कर सकते हैं, देन बाय लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, एयर का लिक्विफिकेशन करके। अब यहाँ पे एयर किसके कौन से स्टेट के अंदर प्रेजेंट होती है, इन गैसियस स्टेट। तो अब हम लिक्विफिकेशन करेंगे तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इन लिक्विड स्टेट, फॉलोड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। लिक्विफिकेशन करने के बाद में हम जो ये एयर है उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए कौन से मेथड का यूज़ करेंगे, तो वो करेंगे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का। और जब हम इस पूरी प्रोसेस को डिस्कस कर लेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि हमने सिर्फ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का ही यूज़ क्यों किया, हमने डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ क्यों नहीं किया। ओके, देन लेट वी स्टडी दिस फ्लो चार्ट। ओके, then in this first one is air which is present in our atmosphere. Okay, then we compressed and cooled by increasing pressure and decreasing temperature to slightly below 0 degree Celsius. अब हमारे पास क्या है, एयर। अब ये एयर कैसी है, इस स्टेट पे इम्प्योर है। इम्प्योर क्यों? क्योंकि अभी इस एयर के अंदर खूब सारी गैसेस प्रेजेंट हैं, खूब सारी, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, आर्गन भी प्रेजेंट है। ओके, तो अब हम इस एयर को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। एक तो हम क्या करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, मतलब इसको कंप्रेस करेंगे। ओके, एंड कूल बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, और इसको स्लाइटली 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो टेम्परेचर करके हम इसको क्या करेंगे, कूल करेंगे। ओके, अब प्रेशर को इंक्रीज करने पे और टेम्परेचर को डिक्रीज करने पे क्या होगा। नेक्स्ट वन इज वाटर सेपरेट्स एज आइस एट बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो उससे क्या हुआ कि जो वाटर प्रेजेंट था एयर के अंदर, अभी यहाँ पे क्या है, वाटर वेपर्स भी तो प्रेजेंट है, तो जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आइस में। क्यों? क्योंकि जो मेल्टिंग मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तो वाटर एज आइस फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा। ओके,
Then we compressed and cooled up to -78.50 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे एयर हमें ऑब्टेन हुई है, हम उस एयर को फिर से कंप्रेस करेंगे बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और उसको कूल करेंगे बाय डिक्रीजिंग प्रेशर टेम्परेचर अप टू -78.50 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट्स एज सॉलिड ड्राई आइस एट -78.50 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है इस एयर के अंदर, वो किस फॉर्म में सेपरेट हो जाएगी, एज सॉलिड ड्राई आइस के अंदर। ओके, मतलब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड फॉर्म के अंदर। कौन से टेम्परेचर पे, -78.50 डिग्री सेल्सियस पे। एंड देन compressed and cooled to -200 डिग्री सेल्सियस। अब फिर से हम इस एयर को, जो कि हमें यहाँ पे ऑब्टेन हुई थी, फिर से हम उसको कंप्रेस करेंगे बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड कूल बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर एट -200 डिग्री सेल्सियस। देन वी ऑब्टेन लिक्विफाइड एयर। तो -200 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, जो यहाँ पे हमें एयर ऑब्टेन हुई है वो कंप्लीटली लिक्विफाइड हो जाएगी। दैट मीन्स जो कि एयर गैसेस स्टेट में प्रेजेंट थी, अब वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, देन दिस लिक्विफाइड एयर अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। अब हमें यहाँ पे किसका यूज करना है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का। जब हम यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करेंगे, देन वी ऑब्टेन गैसेस एट डिफरेंट हाइट्स। तब हमें जो डिफरेंट गैसेस हैं वो हमें डिफरेंट टेम्परेचर की हाइट्स के ऊपर ऑब्टेन हो जाएगी। देन इन दिस वे वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। ओके, दैट्स क्लियर। अब यहाँ पे जो ये लिक्विफाइड एयर थी, अभी इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, मतलब कि मैक्सिमम पार्ट के अंदर आर्गन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट है। जो वाटर वेपर्स थी वो तो यहीं पे सेपरेट हो गई थी, जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो यहाँ पे सेपरेट हो गई थी। अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ करेंगे, तब जो बॉइलिंग पॉइंट है ऑक्सीजन का वो क्या होता है, -183 डिग्री सेल्सियस। आर्गन का होता है -186 डिग्री सेल्सियस एंड नाइट्रोजन का होता है -196 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि सबसे पहले जो वेपर्स है वो हमें किसकी ऑब्टेन होगी, तो यहाँ पे जो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका है, नाइट्रोजन का। तो जो सबसे फर्स्ट वेपर जो अपीयर होगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर, वो किसकी ऑब्टेन होगी, हमें नाइट्रोजन की। ओके, जब हमें इसकी नाइट्रोजन की वेपर्स ऑब्टेन होगी, तब हम जो ग्लास बीड्स का यूज़ करके फिर उसको कंडेंस करके हम उसको क्या कर लेंगे, एक सेपरेट फ्लास्क के अंदर उसको ऑब्टेन कर लेंगे। एंड देन जब टेम्परेचर -186 पे पहुंचेगा, तब जो आर्गन है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड स्टेट के अंदर। फिर हम उसको कंडेंस करके सेपरेट फ्लास्क के अंदर ऑब्टेन कर लेंगे एंड देन हम किसको ऑब्टेन कर लेंगे, ऑक्सीजन को। ओके, देन इन दिस वे वी कैन ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। अब इस मेथड के अंदर हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ क्यों किया, डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि जो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है ऑक्सीजन, आर्गन एंड नाइट्रोजन में, वो क्या है, लेस देन 25 केल्विन है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कम डिफरेंस है। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट है वो -183 है, आर्गन का -186 एंड नाइट्रोजन का -196। इसे डिफरेंस के कम होने की वजह से हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज़ किया, डिस्टिलेशन मेथड को यूज़ नहीं किया। एंड नाउ our next separating techniques is for that how can we obtain pure copper sulfate from an impure sample। अब हमारे पास क्या है, एक कॉपर सल्फेट का इम्प्योर सैंपल है, उस सैंपल से हम प्योर कॉपर सल्फेट को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। देन वी कैन ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट बाय द हेल्प ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। ओके, crystallization is the process that separates a pure solid in the form of its crystal from a solution। crystallization process में क्या होता है कि जो प्योर सॉलिड है वो हमें क्रिस्टल्स के फॉर्म में ऑब्टेन होता है उसके सॉल्यूशन से। ओके, नाउ वी डिस्कस दैट व्हाट हैपन इन क्रिस्टलाइजेशन मेथड। देन
in this method, first, the impure solid is dissolved in a suitable solvent to get its nearly saturated solution. Okay, first of all we discuss that what is saturated solution. ये इसको तो हमने पहले भी स्टडी किया था जब हमने कब क्या पढ़ा था, सॉल्यूशन टॉपिक को पढ़ा था तब. देन व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? देन इट इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच more amount of solute is cannot dissolve in a solvent at a given temperature. Okay, तो जो इस मेथड के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है, मतलब कि जो फर्स्ट एक्ट है वो हमें क्या करना है कि जो इम्प्योर सॉलिड सैंपल है हमें उसको एक सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर क्या करना है, डिसॉल्व करना है. फॉर एग्जांपल इस टेक्निक के अंदर हमारे पास जो इम्प्योर सॉलिड क्या हो जाएगा, द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट. ओके, अब हम उसको किसके अंदर डिसॉल्व करेंगे, सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल वाटर. देन नेक्स्ट, इवेपोरेट वाटर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. अब जो हमने यहाँ पे क्या फॉर्म किया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, उसको हमें क्या करना है, इवेपोरेट, ताकि जो वाटर प्रेजेंट हो इसके अंदर वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर्स के अंदर, और हमें क्या ऑब्टेन हो जाए, एक परफेक्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑब्टेन हो जाए. दैट्स क्लियर. एंड नाउ कवर द सॉल्यूशन विथ द फिल्टर पेपर एंड लीव इट अनडिस्टर्ब. अब हमें क्या करना है, इवेपोरेट करने के बाद में वाटर को हमें उस जो लेफ्ट सॉल्यूशन हमारे पास बच गया है हमें उसको फिल्टर पेपर की हेल्प से कवर करना है और उसको लीव कर देना है अनडिस्टर्ब. ओके, एंड देन द कूलिंग ऑफ सच सॉल्यूशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस. अब इसको अनडिस्टर्ब लेफ्ट करने के बाद में क्या होगा कि जो भी सॉल्यूशन है जो बचा था वो क्या हो जाएगा, मतलब कूल, ठंडा हो जाएगा, और जो कि प्योर फॉर्म है सॉलिड की वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रिस्टल्स के अंदर, और हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा, क्रिस्टल. एंड देन वी फिल्टर द सॉल्यूशन एंड सेपरेट क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन. ओके, अब हमें क्या मिल गया है, प्योर सॉलिड फॉर्म में, प्योर सॉलिड मिल गया है, किसकी फॉर्म में, क्रिस्टल्स की फॉर्म में. एंड देन जो लेफ्ट हमारे पास सॉल्यूशन बच गया है, द सॉल्यूशन लेफ्ट बिहाइंड इज कॉल्ड मदर लिकर. ओके, क्रिस्टल्स को सेपरेट करने के बाद में जो सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन होगा उसको हमने कौन से टर्म से डिनोट किया है, एज अ मदर लिकर. That's clear. And this is the process of crystallization, and with the help of the crystallization process we can obtain pure copper sulfate from an impure sample. That's clear. Now applications of crystallization method. First one is it is used for the preparation of salt from sea water. अब हम क्या करते हैं, जो सी वाटर है उससे जो सॉल्ट को प्रिपेयर करते हैं वो भी कौन से मेथड की हेल्प से प्रिपेयर करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन मेथड. नेक्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ मिश्री फ्रॉम कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन. जो मिश्री जो कि क्या होती है, शुगर क्रिस्टल्स होते हैं, उसको प्रिपेयर करने के लिए भी कौन सा मेथड यूज में आता है, क्रिस्टलाइजेशन. एंड द नेक्स्ट वन इज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, उसको जिसको तो हमने अभी अभी डिस्कस किया है, सॉलिड के प्यूरिफिकेशन में भी क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज में आता है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम फॉर सिटी. एज वी ऑलरेडी नो दैट वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, and without water we cannot imagine life on this earth. Okay, now we discuss that how water is purified and supplied to our home. Okay, then in this whole process 5 steps are followed, in which first one is sedimentation, second is loading, third one is filtration, fourth one is aeration, and fifth one is chlorification. Okay, now we discuss all the steps one by one with details. Okay, now in this process first one is there is reservoir. Okay, and in this reservoir impure water is present, and then this impure water is supplied to sedimentation tank, and in this tank what happens, then in this sedimentation tank the raw water from the river is pumped into settling tank.
हियर हेवियर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द वाटर सेटल डाउन। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी ये इम्प्योर वाटर है जो कि हमें कहाँ से ऑब्टेन हुआ है, फ्रॉम रिवर, फ्रॉम लेक्स एंड फ्रॉम मैनी अदर वाटर सोर्सेज। ओके, तो जब हमने इसको सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर सप्लाई किया तो यहाँ पे जो भी हैवियर पार्टिकल्स प्रेजेंट थे वाटर के अंदर, सच एज सम particles of stones, soils and many other particles of objects. Okay, तो ये जितने भी heavier particles है वो क्या हो जाएंगे, settle down. That's clear? Then this water which we obtain after settling down the heavier particles is supplied to next tank, which is loading tank. Okay, then what happen in this tank? Then in this tank here alum is added to make the finer suspended particles of clay settle down. यहाँ पे क्या होता है, इस जो ये वाटर है इसके अंदर क्या ऐड किया जाता है, एलम. दैट्स क्लियर. एलम से क्या होगा कि जो भी क्ले पार्टिकल्स प्रेजेंट थे किसके अंदर, उस वाटर के अंदर, वो क्या हो जाएंगे, एलम के ऐड करने पे सेटल डाउन हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज थी क्ले पार्टिकल्स की वो रिमूव हो जाएगी वाटर से. Okay, then from the loading tank the water which we obtain after adding alum, okay, is supplied to filtration tank. Then what happen in this tank? Then in this filtration tank the supernatant water from the second tank is then allowed to pass through a sand and gravel filter. This removes all suspended impurities from the water. अब इस फिल्ट्रेशन टैंक में क्या होगा, ओके, उससे पहले मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज की है, सुपरटेंट वाटर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? तो इसका मीनिंग क्या होता है कि जो ये सुपरटेंट वाटर है हम किसको कहते हैं, द वाटर विच वी ऑब्टेन आफ्टर प्यूरिफिकेशन और क्रिस्टलाइज और प्यूरिफिकेशन और आफ्टर एरेशन और आफ्टर क्लोरिनेशन. मतलब कि वाटर को प्यूरिफाई करने के बाद में जो हम वाटर ऑब्टेन करते हैं उस वाटर को हम कहते हैं सुपरटेंट वाटर. अब हम उस वाटर को किस प्रोसेस से मतलब कि प्यूरिफाई कर रहे हैं वो कोई मैटर नहीं करता. दैट्स क्लियर. देन सुपरटेंट वाटर विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द लोडिंग टैंक, ओके, इज देन अलाउड टू पास थ्रू अ सैंड एंड ग्रेवल फिल्टर. अब हमें जो यहाँ पे वाटर ऑब्टेन हुआ है हम उसको किससे पास करवाएंगे, फ्रॉम द फिल्ट्रेशन टैंक. और इस फिल्ट्रेशन टैंक के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, द बॉटम लेयर इज ऑफ कोर्स ग्रेवल एंड देन ग्रेवल लेयर एंड देन फाइन सैंड पार्टिकल्स लेयर एंड देन वाटर लेयर. ओके, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेयर्स कितने हैं, 1, 2 and 3. First of all, what is the meaning of gravel? Then gravel is small stone particles and coarse gravel. तो जो coarse gravel के जो particles की size होती है वो इन gravel particles से थोड़ी सी क्या होती है, big होती है. That's clear. अब यहाँ पे जो वाटर है हम क्या करेंगे, इन तीनों ही जो लेयर्स है उससे क्या करवाएंगे, फिल्टर करवाने से क्या होगा कि जो ऑल सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज हैं वो रिमूव हो जाएगी वाटर से. दैट्स क्लियर. एंड देन from the filtration tank the process which is followed is aeration. Then what happen in aeration? Water is then aerated to kill microbes and saturate water with oxygen. अब फिल्ट्रेशन टैंक के बाद में क्या होगा, जो यहाँ पे वाटर हमें ऑब्टेन होगा हम उसमें कौन सी प्रोसेस करवाएंगे, एरेशन की. एरेशन का मीनिंग क्या होता है कि हम उस वाटर में से एयर को पास करवाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट थे ओके वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, और जो वाटर है वो किससे सैचुरेट हो जाएगा, ऑक्सीजन से. एंड देन आफ्टर द प्रोसेस ऑफ एरेशन द वाटर इज सप्लाइड टू क्लोरिनेशन टैंक. Then what happen in the chlorination tank? Then in this chlorination kills harmful microbes. तो इस टैंक के अंदर क्या होगा, हम यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, मतलब कि जो क्लोरीन के अमाउंट है वो पास करवाएंगे वाटर से, जिससे क्या होगा, जो क्लोरिनेशन करने के बाद में जो भी हार्मफुल माइक्रोब्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर. और जो ये यहाँ पे जो प्रोसेस होगी क्लोरिनेशन की, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर. एंड देन
in this way our impure water is converted into pure water and in such a way purified water is supplied to our home. अब जो हमने जो टोटल सेपरेटिंग टेक्निक्स स्टडी की हैं वो टोटल नंबर कितने थे उसके 9. ओके अब उनको वन बाय वन हम वापस से क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन. ओके देन फर्स्ट जो हमने सेपरेशन टेक्निक्स देखी थी वो देखी थी हमने किसके लिए, जो इंक है उसके अंदर से कलर्ड कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए. उसको हमने किसकी हेल्प से सेपरेट किया था, इवेपोरेशन मेथड से. ओके एंड द सेकेंड वन इज फॉर द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क. उसको हमने किससे सेपरेट किया था, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से. एंड देन हमने सेपरेट किया था टू इमिसिबल लिक्विड्स विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल. एंड देन हमने सेपरेट किया था मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर. उसको हमने किस प्रोसेस से सेपरेट किया था, सब्लिमेशन प्रोसेस से. एंड देन वी चेक दैट ब्लू इंक इज अ सिंगल कलर और नॉट. तो हमने वो किसकी हेल्प से किया था, मतलब क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक थी उसकी हेल्प से. जो नेक्स्ट टेक्निक थी हमारी वो किसके लिए थी, फॉर द सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स. उसको हमने किसकी हेल्प से सेपरेट किया था, डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड की हेल्प से. एंड देन हमने ऑब्टेन किया था डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर. उसका हमने पूरा का पूरा फ्लो चार्ट स्टडी किया था, दैट हाउ दैट जो हमने कब कब हमने प्रेशर को डिक्रीज किया है, इंक्रीज किया है, एंड कब कब टेम्परेचर को डिक्रीज किया है. ओके और उस प्रोसेस के हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का भी यूज़ जो है वो देखा था. ओके एंड लास्ट प्योरिफिकेशन था हमारे लिए जो सॉलिड जो भी कॉपर सल्फेट है सैंपल के अंदर, उसको हम प्योर फॉर्म के अंदर कैसे सेपरेट कर सकते हैं. तो वो हमने उसके अंदर सीखा था प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन. एंड लास्ट हमारा टॉपिक था वाटर प्योरिफिकेशन. ओके नाउ विद दिस टॉपिक आवर पार्ट 5th ऑफ द सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 9 इज नाउ कंप्लीटेड. थैंक यू.